Good morning, friends. How are you? I hope you all doing well. Today I will start Democracy in the Contemporary World Part 3. अर्थात इससे पहले जो हमने दो पार्ट में पढ़ा था उसमें एक पढ़ा था चिले की कहानी और दूसरा पढ़ा था हमने पोलैंड के बारे में। ठीक है, चिले और पोलैंड दो जगहों का लोकतंत्र के बारे में हमने देखा था। अब उसके बाद कहता है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र के दो विशेषताएं। हमने जो पिछले दो कहानियों को देखा, अर्थात एक चिले का और दूसरा पोलैंड का, तो हमने क्या देखा कि चिले का जो मामला था, अर्थात वहां का जो राष्ट्रपति बनाया गया था आयंदे को, आयंदे जो है वहां उसका अपना जो लोकतांत्रिक सरकार जो उसने बनाया था उसके जगह पर, आयंदे के जगह पर, आयंदे के जगह पर कौन आ गया था? पिनोसे आ गया था। इसका जो था लोकतांत्रिक था, इसका लोकतांत्रिक था और इसका अलोकतांत्रिक था। अलोकतांत्रिक, ये डेमोक्रेटिक था, ये नॉन डेमोक्रेटिक था। आयंदे की सरकार डेमोक्रेटिक थी और पिनोसे की सरकार क्या थी? अलोकतांत्रिक, अर्थात नॉन डेमोक्रेटिक थी। तो उसमें उसने क्या किया? अलोकतांत्रिक सरकार जो था उसका इसने क्या किया? आयंदे के सैनिक सरकार पर कब्जा कर लिया, सैन्य सरकार पर भी उसने कब्जा कर लिया और वहां भी उसने अपना सैनिक लगाया। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की जनता, चिले की जनता, जहां राष्ट्रपति था आयंदे, उस चिले की जनता दोबारा से जागरूक हुआ और अलोकतांत्रिक को हटाकर पुनः से लोकतांत्रिक की स्थापना की। जो लोकतांत्रिक पिनोसे ने हटा दिया था और वहां पर अपना सैन्य शक्ति लगाया था, अपना सैन्य सरकार लगाया था, तो चिले के जनता ने इस अलोकतांत्रिक अर्थात पिनोसे के सरकार को और पिनोसे के सैन्य सरकार को भी हटाकर क्या किया? पुनः से क्या लाया? लोकतांत्रिक लाया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? पोलैंड के बारे में। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार के जगह वहां भी हमने एक लोकतांत्रिक सरकार लाने का प्रयास किया था और आया भी था। ठीक है, वहां पर भी एक अलोकतांत्रिक सरकार था। वहां पर भी वहां के जनता ने, वहां का जो एक लीडर था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, पिछले भाग में, वहां का जो लीडर था उसने क्या किया? सबको साथ में लेकर आंदोलन किया, मूवमेंट जारी किया। उस मूवमेंट के पूरा होने के बाद उसी लीडर को वहां का पोलैंड का राष्ट्रपति भी चुना गया था। ठीक है, और पुनः से उसने भी क्या किया? लोकतांत्रिक लाया वहां पर, और वहां पर भी हो गया लोकतांत्रिक। और आज हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों मामलों, अर्थात चिले और पोलैंड, इन दोनों मामलों में जो दो अलोकतांत्रिक सरकार आई थी उस दोनों के बारे में हम परस्पर तुलना करेंगे, तभी जाकर इसके विशेषताओं को हम समझेंगे। पहले हम इस दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो पिनोसे के शासन में, चिले में और पोलैंड के शासन में काफी अंतर लगा, दिखेगा आपको। आप जब देखिएगा, समझे, वीडियो देखे होइएगा या बुक पढ़िएगा तो आपके ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आयंदे के सरकार, पिनोसे के सरकार में और पोलैंड के सरकार में, दोनों में काफी अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, अंतर क्या था कि चिले में सैनिक जो था, चिले का जो सैनिक अर्थात ये पिनोसे जो था वहां पर तानाशाह बन गया था, तानाशाह बन गया था, तानाशाह रूप से अपना काम करता था, जिसमें वह अपना ही सब कुछ चलाता था। लेकिन पोलैंड में जो था, पोलैंड में क्या था? पोलैंड में एक पार्टी का ही राजा था और उसी पार्टी का जो राजा था वही निरंतर रहता था वहां पर, वही अपना सरकार हमेशा चलाता था। तो जिसके कारण वो जितने भी मजदूर थे, जितने भी वर्कर्स थे, उसके लीडर ने मूवमेंट के दौरान इसको हटाया और वहां भी लोकतंत्र लाया। तो पोलैंड का सरकार वहां पर जो था, पोलैंड का सरकार यह दावा करती थी वहां कि मजदूर वर्ग का जो शासन है, जो शासन चल रहा है, वह ना हो। ठीक है, वो पहले यह चाहती थी, लेकिन वही वर्कर, वही मजदूर लोग ने अपने शासन को चलाया। उसके बाद पिनोसे ने इस प्रकार का दावा नहीं किया, पिनोसे ने इस प्रकार का दावा नहीं किया कि कोई मजदूर आएगा शासन करेगा, ऐसा कुछ नहीं, उसने दावा नहीं किया। लेकिन पोलैंड में जो एक राजा था, एक पार्टी का जो राजा था, वह ऐसा दावा करता था। ठीक है, और
वह जो था खुलेआम पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाता था। कौन? ये पिनोसे खुलेआम बड़े बड़े लोगों का साथ देता था, उसको हमेशा लाभ पहुंचाता था, और जितने भी छोटे वर्ग के लोग, गरीब मजदूर इस सभी थे, उसको वह दबाता था। उसमें क्या किया कि गरीब में और अमीर में दोनों में असमानता दिखाई उसने, समानता नहीं दिखाया, असमानता दिखाया उसने। उसके बावजूद भी, असमानता होने के बावजूद भी दोनों में कुछ कुछ समानताएं थी, दोनों में कुछ समानताएं थी। ठीक है, अब हमने तो देखा यहां पर 2 ही जगह का कहानी, लेकिन इस 2 जगहों में हमने 5 सरकारें को देख लिया, 5 सरकार को देख लिया। एक आयेंदे, दूसरा पिनोसे, 2 हो गया। पुनः से इसको लाया गया। उसके बाद पोलैंड में जो हमने एक पार्टी का राजा देखा, और दूसरा कौन, जो वर्कर का लीडर था वो, और 4 हो गए। और 5वां जो थी वह एक जो महिला को बनाया गया था, महिला को जो राष्ट्रपति बनाया गया था वहां का, उसके बारे में हमने देखा। तो उनमें से हमने कुछ विशेषता हम लगाए हैं, विशेषता लाए हैं, जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है, जिसका आंसर हम यहाँ पर परफॉर्मा आपका डायग्राम तैयार कर देंगे, उसमें आपको जवाब आपको देना है। उसमें मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, जैसे कि कुछ विशेषताएं दी गई है, जैसे कि यह सरकार की आलोचना का इलाज नहीं, यह किसके अंतर्गत आता है? आयेंदे के अंतर्गत आता है, पिनोसे के अंतर्गत आता है, मिशेल के अंतर्गत आता है, या जारूजेल्स्की या लेक वालेसा। ऐसा ही कुछ विशेषता आपके बुक में दिया गया है, आप खुद से इसको बना सकते हैं। अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से, वीडियो को भी ध्यान से देखा होगा, तो आप इसका जवाब खुद से बना सकते हैं। ठीक है, खुद से लिख सकते हैं। ये विशेषता आपके बुक में दी गई है, और इस विशेषता के जरिए आपका नेक्स्ट पेज में कॉलम दिया गया है। ठीक है, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है 3 मैप्स ऑफ डेमोक्रेसी। थ्री मैप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपके बुक में लोकतंत्र के बारे में 3 नक्शे को प्रदान किया गया है। ठीक है, 3 नक्शा, तीनों नक्शों का डेट जो है वह अलग अलग है, साल जो है वह अलग अलग है। ठीक है, एक का है 1950, एक का है 1975 और एक का है 2000, अर्थात 1950, 1975 और 2000, ये 3 ईस्वी आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको इस तीनों ईस्वी में यह दिखाना है कि सबसे पहले कहां कहां पर डेमोक्रेसी आया, सबसे पहले कहां पर डेमोक्रेसी को लाया गया। अब इस तीनों डेमोक्रेसी, सबसे पहले है अफ्रीका, एशिया, यूरोप और लातिनी अमेरिका, ये 4 जगह है। ठीक है, और इस तीनों नक्शों में आपको हर जगह का आपको नक्शा दिया गया है। तो किस किस जगह पर, इस अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में और लातिनी अमेरिका में कौन कौन से जगह पर फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी लाया गया था, वह आपको दर्शाना है, जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए यह है अफ्रीका, एशिया, यूरोप और लातिनी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा ईस्वी था? 1950।
1950 में अफ्रीका में सबसे पहले किस जगह पर लोकतंत्र को लाया गया था? तो इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट को लाया गया था। उसके बाद 1975 अफ्रीका में 1975 में कब दूसरा जो 1975 में डेमोक्रेसी लाया गया था किस जगह पर? बोत्सवाना, ठीक है। सबसे फर्स्ट इजिप्ट 1950 में, सेकेंड 1975 बोत्सवाना, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 3 मैप्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 मैप्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात 3 नक्शे में, 3 जो नक्शा आपके किताब में दिया गया है उसमें 3 नक्शों में ये 3 ईस्वी दिया गया है, 1950, 1975 और 2000, ठीक है। तो 1950 में, और वह महादेश कौन कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और लातिनी अमेरिका। तो हमें यह देखना है उस तीनों में से सबसे पहले 1950 में कहां पर लाया गया डेमोक्रेसी? तो 1950 अफ्रीका में देखिए इजिप्ट में लाया गया। कहां लाया गया? इजिप्ट में लाया गया। वहीं जब एशिया में आते हैं तो एशिया में सबसे फर्स्ट लाया गया पाकिस्तान में। कहां लाया गया? पाकिस्तान में लाया गया। उसके बाद आया हमारे इंडिया में, उसके बाद आया कहां? श्रीलंका में, ठीक है। 1950 में एशिया में पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, अफ्रीका में इजिप्ट। उसके बाद है यूरोप में लाया गया आपको स्वीडन और फिनलैंड 1950 में ही। लातिनी अमेरिका ब्राजील और इक्वाडोर, ठीक है, ब्राजील और इक्वाडोर, लातिनी अमेरिका 1950 में लाया गया। अब है 1975 अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाया गया सबसे पहले बोत्सवाना में, ठीक है। कहां लाया गया? बोत्सवाना में। एशिया में लाया गया कहां? मलेशिया, थाईलैंड और जापान। कहां? मलेशिया, थाईलैंड और जापान। यूरोप कॉन्टिनेंट में 1975 में नहीं आया, ठीक है। लातिनी अमेरिका में आया आपका कोलंबिया, वेनेजुएला और अर्जेंटीना। कोलंबिया, वेनेजुएला और अर्जेंटीना 1975 में, ठीक है। अब लास्ट का ईस्वी जो हमारा 2000, उसमें हमें देखना क्या है? उसमें आया सबसे पहले सेनेगल, मालीकोट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है ये, सेनेगल, मालीकोट और डी लोबराई, ठीक है। उसके बाद एशिया में आया कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम 2000 ईस्वी में आया एशिया कॉन्टिनेंट में। यूरोप कॉन्टिनेंट में 2000 ईस्वी में आया कहां? फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। अब लातिनी अमेरिका में पैराग्वे और उरुग्वे, यह 2 जगह है, 2 देश है जो 2000 ईस्वी में लातिनी अमेरिका में लाया गया। कहां लाया गया? लातिनी अमेरिका में लाया गया, ठीक है। अब ये चीज तो हमने देख लिया, कहां कहां डेमोक्रेसी है ये चीज तो हमने देख लिया, ठीक है। तो हमें अब देखना यह है, इसके बाद कहता है फेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र का जो विस्तार किया गया, लोकतंत्र का जो विस्तार किया गया कितने चरणों में किया गया? विभिन्न चरणों में इसका विस्तार किया गया, ठीक है। इसका जो विस्तार हुआ बहुत सारे चरणों में हुआ। तो अब हम देखते हैं, इस मैप के जरिए ही हम देखेंगे। मैप बनाना यहाँ संभव नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ डायग्राम बना के दिखाया आपको, ठीक है। मैप आपके किताब में दिया हुआ, आप देख सकते हैं। इसी मैप के हिसाब से, इसी डायग्राम के हिसाब से मैं आपको वह विभिन्न चरण जो है वह मैं आपको बताऊंगा। तो दिस मैप डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी, अर्थात इन नक्शों में हमने जो यह नक्शा देखा उसमें 20वीं सदी से पहले हमें उसके घटना के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं चलेगा 20वीं सदी से पहले। यह पता कब चलेगा?
द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगेन एट लीस्ट 2 सेंचुरी एगो। हमें यह आधुनिक लोकतंत्र का शुरुआत कम से कम 2 सदी पहले हुई थी। 2 सदी पहले हुई लोकतंत्र का शुरुआत। उसके बाद द पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टैब्लिश्ड एज कोर्स एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब उसी में जब जन विद्रोह हुआ था तो उस जन विद्रोह में फ्रांस में एक अस्थायी रूप से स्थित और टिकाऊ लोकतंत्र नहीं लाया गया था। कब आता था फिर हटा दिया गया, फिर लाया गया, फिर हटा दिया गया। एक हम कह सकते हैं वह अस्थायी लोकतंत्र नहीं रहा, वह एक टिकाऊ लोकतंत्र नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद येट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज इज पीरियड मैनी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। फ्रांस में सभी यूरोपियों ने लोकतंत्र को लाने के लिए काफी संघर्ष किया, काफी संघर्ष के लिए प्रेरणा की, बहुत ज्यादा संघर्ष के लिए काफी प्रेरणा किया, प्रेरणा दी अपनी, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। कहाँ? फ्रांस में डेमोक्रेसी लाने के लिए। फ्रांस में डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्रिटेन में लोकतंत्र के तरफ लोग कदम बढ़ाए, ब्रिटेन में लोकतंत्र के तरफ जब लोगों ने कदम बढ़ाना शुरू किया, तब उस समय क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले हो चुकी थी। अर्थात ब्रिटेन में लोकतंत्र की ओर बढ़ना फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही शुरू हो चुका था। फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू, उससे पहले ही ब्रिटेन के लोग लोकतंत्र की तरफ बढ़ते चले गए। वहां जो वह प्रगति की रफ्तार तो बहुत कम थी। ब्रिटेन में लोकतंत्र का जो बढ़ने का क्रम था वह बहुत ही ज्यादा धीरे था, बहुत कम था। ठीक है। 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं सदी में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके समांत और राजशाही वर्ग की शक्ति में कमी आ गई समांत में, और वहां के राजशाही वर्ग में क्या कमी आ गई। ठीक है। उसमें फ्रांसीसी क्रांति से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उत्तरी अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 अर्थात 1776 ईस्वी में खुद को क्या घोषित कर दिया? फ्रीडम, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो गए वे सभी। खुद को, अपने आप को ही वे लोग क्या कर दिए? स्वतंत्र घोषित कर लिया। कब? 1776 में, 1776 ईस्वी में। उसके बाद अगले कुछ वर्षों में इन्हीं 13 उपनिवेशों ने एक साथ मिलकर, यही 13 उपनिवेश एक साथ मिलकर किसका निर्माण किया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थापना किया, जिसको हम लोग आधुनिक अमेरिका भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1787 यह ईस्वी, 1787 ईस्वी में उन्होंने, आधुनिक अमेरिका वालों ने 1787 ईस्वी में एक क्या किया? लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी। 1787 में उसने लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दे दी, वही 13 उपनिवेश ने मिलकर मंजूरी तो दे दी, लेकिन उनकी जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत, संविधान की मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसकी व्यवस्था के अंतर्गत उसमें जो मत देने का अधिकार था, अर्थात वोट डालने का अधिकार था, वह केवल किसको था? मेल को था, अर्थात पुरुषों को था। वहीं तक, पुरुष तक ही सीमित था, न वहां महिला डाल सकती थी। अर्थात सिर्फ वयस्क लोग, अर्थात सिर्फ पुरुष लोग ही उसमें मत डालते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में
लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हुआ था 19वीं शताब्दी में, लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया गया था, उस संघर्ष में अक्सर राजनीतिक समानता, न्याय और आजादी जैसे मूल्यों को लेकर ही होता था। जो संघर्ष किया गया था किसके लिए? राजनीतिक, न्याय, स्वतंत्रता, इस सभी चीज के लिए संघर्ष किया जाता था। उसमें से एक मांग, उन लोगों का जो डिमांड, एक प्रमुख इंपोर्टेंट डिमांड था, एक ही मुख्य डिमांड रहता था उसका, क्या? कि वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हो, अर्थात जो वयस्क हो चुके हैं उसको भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, सिर्फ प्रयास ही किया गया था, मांग ही लाया गया था। आगे उसको बताएंगे हम। तो उसके बाद यूरोप के जो उस समय, यूरोप में जो उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जा रहा था, यूरोप में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही थी, वे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे। उसमें भी, यूरोप में भी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ देशों में केवल लोगों को वोट देने की अनुमति थी, कुछ ही लोगों को, गिने चुने लोगों को वोट देने की अनुमति थी। ठीक है। उसके अलावा वह भी किनको? जिनके पास संपत्ति थी, जो रिच फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, सिर्फ उन्हें ही वोट डालने का अधिकार था। वहां पर भी महिलाओं को मत डालने का अधिकार प्राप्त नहीं मिला, अधिकार उनको भी, महिलाओं को भी नहीं मिला मत डालने का। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों, अर्थात सिर्फ गोरे लोगों को, अमेरिका में सिर्फ गोरे लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त था, गोरे लोगों को। ठीक है। वहां पर जो अमेरिका में जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। कब तक? 1965 तक। 1965 तक ब्लैक लोगों को, जो काले लोग थे, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। तो उसके लिए भी संघर्ष हुआ। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी वयस्क, उसमें चाहे मर्द हो, औरत हो, गरीब हो या अमीर हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, उसमें सबको वोट देने का अधिकार मांग रहे थे। ठीक है। जो लोकतंत्र के लिए, अब लोकतंत्र है तो संघर्ष किया उन्होंने की। जब लोकतंत्र है तो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी हम लोगों को होना चाहिए। तो इसमें सभी लोगों ने मांग रखा कि सभी को, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, वयस्क हो, औरत हो, महिला हो, काला हो, गोरा हो, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। सभी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते थे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहते हैं उसको। ठीक है, उसको हम लोग कहते थे। तो उसके बाद जो तालिका दर्शाया गया था, अर्थात जो हमने यह दर्शाया है, तो इसमें यह बताया गया कि दुनिया में किस देश को कब सार्वभौम मताधिकार प्राप्त हुआ। ये सभी जो है 1950, 1975, 2000, ठीक है, कब किसको मिला। ठीक है। जैसा कि हमने तालिका देखा कि 1900 अर्थात 1900 तक जो दुनिया था वो, उसमें न्यूजीलैंड ही एक अकेला देश था। न्यूजीलैंड ही एक अकेला देश था जहां वयस्क व्यक्ति को भी मत देने का अधिकार प्राप्त था। वयस्क लोगों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद अगर नक्शे में, अगर आप लोग नक्शे में देखते हैं तो उस नक्शे में आपको यह पता चलेगा कि 20वीं सदी के शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतंत्र बनाया गया और दूसरे देशों को भी, एक के अलावा दूसरे देश, यहाँ कम्बोडिया, उसके बाद लाओस, वियतनाम, स्पेन, पुर्तगाल, उरुग्वे, इस सभी को भी लोकतंत्र बनाया गया। ठीक है, 20वीं सदी में इस सभी देशों को भी लोकतंत्र बनाया गया।
तो 20वीं सदी में अन्य दूसरे देशों में भी लोकतंत्र लाया गया। आप देखिए यह जो मैप दिया गया है यह 20वीं सदी का मैप है। आपको 3 मैप दिखाया जाएगा। देखिए एक, उसके बाद दूसरा, तीसरा। एक मैप जो 1950 में लाया गया था, फर्स्ट मैप 1950 1950 का यह मैप है। और दूसरा मैप आपको यह दिखेगा 1975। उसके बाद हमने जो अभी कहा 20वीं सदी में एक देश के अलावा वहीं पर दूसरे देशों को भी लोकतंत्र प्राप्त हुआ 20वीं सदी में। इस तीसरे मैप में यह आपको पता चलेगा। यह जो आपका तीसरा मैप है, ठीक है, इस तीसरे मैप में आपको यह चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो एक तो न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश था जहां वयस्क को भी मत देने का अधिकार था। सिर्फ न्यूजीलैंड, वयस्क को भी मत देने का अधिकार था। उसमें क्या हुआ कि जब दूसरे देशों में भी लोकतंत्र लाया गया तब क्या हुआ कि उनमें बहुत सारे लोग सरकार का चुनाव करते थे। वहां सिर्फ ऐसा नहीं था जी कि जो बन गया वही रह गया, नहीं, वहां लोग जो है वह सरकार का चुनाव करते थे। और इन लोगों में ज्यादातर कौन होते थे? पुरुष ही होते थे। वहां भी महिला बहुत कम होती थी। इन लोगों में ज्यादातर पुरुष ही हुआ करते थे। ठीक है, इन लोगों में ज्यादातर कौन था? पुरुष ही था। उसके बाद इसमें इन लोगों को अनेक तरह की, अब जो ये लोग जो चुनाव करते थे, इन लोगों में अनेक तरह की राजनीतिक पार्टियां आकर जुड़ गई और इनको आजादी भी मिल गई। उसके बाद है यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में। यूरोप, उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में इन्हीं देशों ने आधुनिक लोकतंत्र की पहली रचना की थी। इन्हीं लोगों ने पहली लोकतंत्र की रचना की थी। ठीक है, तो हमने देखा क्या? 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 मैप्स ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह से लाया गया, तीनों नक्शों में किस प्रकार कहां किसको मत देने का अधिकार था, न्यूजीलैंड में किसको मत देने का अधिकार था, अमेरिका में किसको था, ये सभी चीज हमने देखा। ठीक है, आई होप आप लोग सभी को समझ गए होंगे। वैसे आप नक्शा देखिएगा, सभी ये सभी चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने नक्शा भी, मैप भी आपको दिखा दिया है। आपके बुक में भी मैप है। आप उस मैप को देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इसी को डील करना था हमने, जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हमने जो ये बताया है, इसको समझने के लिए आपको मेरा जो पहले का 2 वीडियो है, इसी का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा, ताकि यह जो फीचर्स और मैप, यह जो समझाया गया है वह आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।